आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से डॉक्टर प्रशांत डी मठ सर से निवेदन करता हूं सर, आज आप जो हमें बताने वाले हैं दैट इज डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपसे इस कड़ी में हम आगे बढ़े, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हमें मेडिकल रिसर्च के बारे में बताया, मेडिकल स्टैटिक्स के बारे में बताया। अब इनको जानने के बाद हम लोग स्टैटिक्स के डीप ड्राइव में जाने वाले हैं, लेकिन इस डीप ड्राइव में जाने से पहले मैं चाहूंगा एक बार अगर आप हमें इस स्टैटिक्स को फिर से बता दें तो हम शायद इसके और डीप ड्राइव में उतरने में बहुत मदद मिलेगी। सर प्लीज। थैंक यू रंजित। एक्चुअली क्या है कि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा देख लिया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, और उसी को थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर ले और उसके डेफिनेशन को देख ले, तो जैसे कि हमने दो चीजें देखी थी कि अभी तक वो हमारे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स वो एक शास्त्र था जहाँ पे सिर्फ नंबर्स होते हैं, नंबर्स का गेम चलता है। बट लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको एक्चुअली हम एक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। तो उसी डेफिनेशन को आज थोड़ा सा और एलॉबरेटली हम देखने जा रहे हैं, जो कि एक डेफिनेशन जैसे मैंने बताया था कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, तो उसके कुछ हिस्से जो कि जैसे कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, तो उनको हम आज इस कड़ी में देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यही चीजें आज हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। ओके, वाह, यानी वही जो अभी हमने सर बात कही कि योर आईज कैन नॉट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो, यानी अगर हमारे दिमाग में वो बात आएगी ही नहीं जिसको हमारी आंखों ने देखा नहीं है। तो आज हम आपके साथ उस चीज को देख लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम पे जितनी भी रिसर्चेस करेंगे उसमें हमें आज की एक कड़ी हमेशा यादगार रहेगी। तो सर आज की हम लोग ये शुरू करें सीरीज, इसके रिगार्डिंग मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, ये स्टैटिक्स हम किसको कहते हैं, या स्टैटिक्स के अंतर्गत जो आपने लास्ट टाइम वर्णन करते हुए बताया था कि कुछ टर्म्स होती हैं डाटा, तो इनको हम समझें एक बार फिर से, हम स्टैटिक्स से शुरुआत करते हैं। तो स्टैटिक्स किसको कहेंगे और किस तरीके से हम डाटा की तरफ आगे बढ़ते हैं इस स्टैटिक्स में? बिल्कुल। जैसे देखो, स्टैटिस्टिक्स का दो डेफिनेशंस मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट जो सेक्शन हमने देखा था उसमें, कि एक वो होता है कि दैट विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स को मैंने एक चीज में बताया था, दैट इज इन द सेंस ऑफ प्लूरल सेंस। बट व्हेन इट कम्स टू द सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब उसके डेफिनेशन के अगर सिंगुलर सेंस को देखें, तो स्टैटिस्टिक्स का एक डेफिनेशन यहाँ पे हमने बताया था कि the science which deals with the different methods of collection, classification, presentation, analysis and interpretation of the data. तो इसमें analysis and interpretation of the data is the only portion which is only calculated, जहाँ पे हम डाटा का कैलकुलेशन करना और एनालाइज करके फिर इंटरप्रेट करना, दैट पार्ट इज ओनली न्यूमेरिकली असाइन्ड। लेकिन द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द statistics, which it is mainly dealing with the collection, classification, presentation of the data. तो आज हम इस सेक्शन में यही तीन चीजों को देखेंगे कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जनरली एक जो डाटा शब्द है, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने डेफिनेशंस में कुछ डेफिनेशंस इसीलिए बता दिए थे, तो डाटा का मतलब होता है एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जनरली इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत कम ही पता होता है। तो एनी एग्रीगेट्स ऑफ फिगर्स, नंबर्स, जो भी वैल्यूज होते हैं उनको एक कंबाइंड रूप में देना, और एक इंफॉर्मेशन, एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, दैट इज नोन एज डाटा। तो आज हम इस सेक्शन में यही तीन चीजों को देखेंगे, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ओके, यानी सर आपने स्टैटिक्स को एक बार फिर से संक्षिप्त में हमें बता दिया कि डाटा को ही कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो और प्रेजेंटेशन करो, एक तरीके से स्टैटिक्स है। तो सर इस स्टैटिक्स के डीप ड्राइव में आपने बताया कि किसका कलेक्शन, किसका क्लासिफिकेशन, किसका प्रेजेंटेशन, और ये सारा आता है डाटा पे। तो सर इस डाटा को हम कैसे समझें, ये डाटा है क्या, और डाटा को हमें किस तरीके से कलेक्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है ये एक अहम हिस्सा है, बिकॉज जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं किसी सैंपल से, ठीक है, तो उस डाटा को हम कलेक्ट करने के बाद ही जितने भी ये बाकी सारी चीजें हैं हमारे, ये उन पे लागू होते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो सबसे पहला और अहम हिस्सा जो है वो डाटा का, वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, इसके लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड्स है, तो अलग अलग मेथड्स के द्वारा
जो एक एकत्रित किया गया जो जानकारी होता है, जो कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हम करते हैं, जो एक रिसर्चर करता है, तो उसको एक बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा में अगर यहाँ देख पाओगे तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक सोर्स जहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा मेथड जिस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें कलेक्शन ऑफ डाटा के अहम हिस्सा है। अब इसी कलेक्शन ऑफ डाटा के कड़ी में एक स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। डाटा के दो टाइप्स हमने लास्ट सेशन में देखा था। एक होता है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है वो मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो फिर से अगेन रिपीटेशन ऑफ द सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ कि प्राइमरी डाटा जैसे कि हम प्राइमरी सोर्स में जाके डायरेक्ट इकट्ठा कर लेते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जहाँ पे हम किसी और पर्पज के लिए इकट्ठा किया हुआ डाटा को हम यहाँ पे अपने पर्पज के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के अंतर्गत ही आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। लेकिन अब उन चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लिविंग देम अपार्ट आज हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, सर्वेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, किस तरीके से इन मेथड्स के साथ हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। दूसरा, वी विल सी द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि व्हाट आर द मेथड्स, किस व्हाट तरीके क्या है, कहाँ से हमने कलेक्ट करेंगे और किस किन किन तरीकों से कलेक्ट करेंगे, ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके यानी सर जो अभी आपने सोर्स बताए ये डाटा के हमें कलेक्ट करना है, एक्सपेरिमेंट, सर्वे या रिकॉर्ड, तो ये एक्सपेरिमेंट, सर्वे और रिकॉर्ड्स मैं कैसे घर पे करने वाला हूँ कि बाहर करने वाला हूँ, या कैसे ये क्या सोर्स सिर्फ इतने ही हैं कि कुछ और भी हो सकते हैं जहां से मैं ये अपना डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहला जो बेसिक सोर्स है वो है एक्सपेरिमेंट्स। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करते हैं, या इवन देखो फंडामेंटल रिसर्च भी हम जो कलेक्ट करते हैं जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स हो या अपना जो फंडामेंटल रिसर्च हो, इनके द्वारा जो डाटा को इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द डाटा। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो जो डाटा मिला वही नहीं। इसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च बेस्ड जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल पे, मतलब जो संहिताओं की बेसिस पे जो हम करते हैं, those are also comes under the experimental source of data, because वो जो डाटा है जो हम शास्त्र से ले रहे हैं, those are experimented and time tested for the thousands of years, so that is the first source of data, that is the experiments। मतलब जैसे हमारे जितने भी शास्त्र हो गए, इसके अलावा जो अभी आजकल जो रिसर्च पेपर हो गए, रिसर्च जर्नल्स हो गए, so all these experiments, because once they have experimented it, they tried it, they tested it, and then they have mentioned it, so that is the very good source of data, or that is the fundamental source of data, we can say, that is experiments। अब दूसरा अगर हम देखें, that is the survey methods। मतलब जो भी हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज जितने भी होते हैं या सर्वे जिनको हम कहते हैं, तो ये जो है एक जो हेल्थ स्टेटस में जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि मॉर्बिडिटी हो गया, मॉर्टेलिटी हो गया, ये जो चेंजिंग हेल्थ स्टेटस है, इनके बारे में एक प्रॉपर सर्वे ही हमको इंफॉर्मेशन दे सकता है। और इस प्रॉपर सर्वे के बाद ही, मतलब इसी इंफॉर्मेशन के बाद ही हम वी कैन कम टू द कंक्लूजन्स ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। सो दिस इज आल्सो एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च हो गया, या एक सर्वे हम जिसको कहते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम सर्वे करने से ये हमको एक फीडबैक देता है, या जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ये हमें तभी पता चलती है व्हेन वी कंडक्ट अ प्रॉपर सर्वे। सो सर्वे इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब अगर एक बड़े तादाद में हमें कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, तो दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डाटा इज सर्वे। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो टाइम टेस्टेड सोर्स ऑफ डाटा है, और एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च हो गया या सर्वे जो है, दैट इज बल्क, मतलब हमें बहुत सारा अगर डाटा इकट्ठा करने का है तो सबसे बेस्ट मेथड है, दैट इज द सर्वे। और तीसरा है रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी ये भले ही देखो, रिकॉर्ड्स इन द सेंस दिस इज अगेन सेकेंडरी डाटा हो गया, तो जहाँ पे वो अपने लिए उस डाटा को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस डाटा को हम अपने जो भी रिसर्च है उनके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दीज आर आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड सोर्सेस ऑफ डाटा। सो अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, तो हमारे जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, ये हमारे फंडामेंटल रिसर्च के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ डाटा है। और जो हम
बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, दोज आर द ऑब्वियसली द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलते हैं। इनके अलावा रिसर्च पेपर, ये सो एक्सपेरिमेंट्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंड, इफ वी नीड मोर अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा जानकारी चाहिए, हमें बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करना है, तो द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इज द एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च और द सर्वे वी कैन से। तो इसमें हमें हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिलता है और गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो गए और उनका जो फीडबैक है ये भी हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलता है। और तीसरा, जो रिकॉर्ड्स है या जो रिकॉर्ड कीपिंग है, ये भले वो किसी भी रीजन के लिए हो, but those are the very good sources of data so that we can utilize it for ourselves। जैसे कि मैं लास्ट 2 सेशन में बता चुका हूँ कोविड-19 के जो डाटा हैं। ओके, यानी सर अभी मुझे ये पता चल गया जब कि मेरा सोर्स कहाँ से मिलेगा डाटा का। यानी फॉर एन एग्जांपल मान लिया कि आप कहीं जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो मुझे वहां से मिल सकता है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं तो मुझे वो मिल सकता है। मतलब ये मेरा सोर्स हो गया। अब सोर्स हो गया, लेकिन अब मैं इसको कलेक्ट कैसे करूं? मतलब मेरे मेथड्स कैसे होने चाहिए? मैं आपके साथ आके बैठ जाऊं, ये मेथड होना चाहिए कि आप मुझे टेलीफोनिक पे बताएंगे, या मुझे आपके हर एक काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा? मतलब मेरे मेथड ऑफ कलेक्शन क्या होने चाहिए सर? प्लीज ये भी मुझे जानना है। बिल्कुल, मेथड्स में जैसे बेसिकली मैंने बताया था कि मैं बेसिकली 4 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इन जितने भी ये जो डाटा है इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहला मेथड जो है दैट इज द ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड का मतलब ये होता है कि जो जनरल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक साइंटिफिक टूल हो गया या एक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्शन हम इसको कह सकते हैं। ये कैसा है कि एक रिसर्चर के प्रीव्यू के बेस में, मतलब एक रिसर्चर जो होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर वो इन मेथड्स, मतलब इन मेथड द्वारा अपना जो है डाटा को कलेक्ट करता है। अब ऑब्जर्वेशनल मेथड जो सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, इसमें भी 2 तरह के ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं। एक पहला होता है जहाँ पे 2 टाइप्स बताए हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ऑब्वियसली नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड एंड व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड वो होता है जो कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में बना हो या सिस्टमेटिक मैनर में हो। तो उसमें क्या होता है कि वी स्ट्रक्चर द क्वेश्चंस, हमारे पास एक ऑलरेडी सेट ऑफ डाटाज है जो क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। तो उनको जो भी, मतलब जो भी हम जिनके ऊपर हम ये रिसर्च कर रहे हैं, सो द पार्टिसिपेंट्स ओनली दे हैव टू आंसर द प्री रिक्विजिट क्वेश्चंस। तो हमने उनको सवाल दे दिए, ये सवाल आपको जवाब देने हैं, तो वो प्री रिक्विजिट क्वेश्चंस को वो आंसर करेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई स्ट्रक्चरेशन नहीं होता, मतलब एक हैप्पैजार्ड मैनर होता है कि जैसे हम देखो, अगर हम ये पूछें हर पेशेंट को कि आपको बुखार है, पेशेंट आया है स्किन डिसीज से, पेशेंट आया कुछ अदर बीमारी से, उसको चोट लगी है, तो इमीडिएट एक्सीडेंट के बाद, इमीडिएट इंजरी के बाद तुरंत बुखार तो नहीं चलता, फीवर इज नॉट दैट कंडीशन। लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है के चक्कर में हम उससे पूछेंगे कि बुखार है क्या, भूख लगता है क्या, द पेशेंट इज केम विद द इंजुरी, ही हैड अ रीसेंट एक्सीडेंट, बट इफ वी आर, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड है करके अगर हम उस मेथड को फॉलो करेंगे, सो इट इज नॉट गुड। इन दैट सेंस वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कि किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया, किस तरफ से गिर गए, कितना जोर इम्पैक्ट था। So we have to sometimes follow the unstructured question. So the observational method में सबसे पहला है कि एक structured होता है जहाँ पे हम उस डिटेल में, मतलब जैसे हम केस रिसर्च प्रोफार्मा जो हम बनाते हैं पीजी स्टडीज में, तो वो जो होता है that is the structured observational method. Whereas many a times in the clinics what we do is we see the patient and based on that we structure our own questions. And it depends, it is not the fixed questions for each and every patient. We change the questions, that is unstructured observation. अब दूसरा एक मेथड होता है that is participant and non-participant. ये भी एक observational method है। Participant and non-participant, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर है या जो रिसर्चर है, if he is a part of that particular population, क्या है कि मैं मेरे, मतलब जैसे मान लो कि अब मैं जिस प्लेस में रह रहा हूँ, जैसे हम जिस कॉलेज में आरडी मेमोरियल में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बरकेडी का जो एरिया है, तो आई नो द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, आई नो द पीपल हु आर वर्किंग एंड द प्लेस सराउंडिंग इट।
सो मैं उनके बारे में, उनके इमोशनल, सोशल, कल्चरल, ऑक्यूपेशनल सब बैकग्राउंड्स को मैं अच्छे से जानता हूँ. So I am the part of that population. So because of that, I will be the participant. That method will be known as participant because he is the part of that particular. लेकिन अगर मैं जाके मुझे रिसर्च करना है, किसी आउट ऑफ द कंट्री जाना है, दुबई भी जाना है, यूएस जाना है, कहीं पे भी जाके मुझे एक पर्टिकुलर रिसर्च कैरी करना है, सो दैट विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड. इमोशनल बैकग्राउंड उनका मैं नहीं जानता ना, हम उनके सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ. सो ऐसे सब चीजों में क्या हो जाता है कि आई विल बी अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर. सो दैट इज देयर अगेन द ऑब्जर्वेशनल मेथड में दो होते हैं, एक पार्टिसिपेंट, एक नॉन पार्टिसिपेंट. जनरली जो पार्टिसिपेंट ये होता है, इसमें थोड़े से बायस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज वी नो मेनी थिंग्स. तो वहां पे थोड़ा सा बायस के चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम जो जानते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा बता रहा है तो शायद ये थोड़ा सा एग्जैगरेट कर रहा होगा या ऐसे कर रहा होगा, बिकॉज वी आर. बट the equal chances of bias are there in non-participant also because we are complete, it is a complete different platform. लेकिन हम वहाँ पे वो जो भी बोलेंगे हमें उसको मानना पड़ेगा. So there are many pros and cons. अगर हम benefits जैसे कि merits and demerits यहाँ पे हैं, ये जो observational method है इसके कुछ merits भी है, demerits भी है. जैसे सबसे पहला merit है subjective bias eliminated in the participant, independent of willingness by the respondent. कभी-कभी ये हो जाता है कि जो participant होता है वो अपना इच्छा नहीं करता है कि मतलब मुझे इस पर मतलब अगर किसी को हम जबरदस्ती बोलेंगे कि आपको ये सब चीजें करनी है या ये बताना है या ये स्ट्रक्चर हमारा क्वेश्चन इसको फॉर्मेट करो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट विलिंग. ठीक है, लेकिन अगर वो विलिंगनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या फॉर्मेट दे रहे हैं, देन ही कैन वेरी इजीली फिल दैट फॉर्मेट. दूसरा क्या है, नॉन नीड ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन. उसको ज्यादा एक्टिव कोऑपरेशन की जरूरत नहीं बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग इट, वी आर प्री रिक्विजिट, हमारे पास क्वेश्चन है एंड वी आर फिलिंग इट. और डीमेरिट से है कि जब तक हम जो ऑब्जर्व करके हम जो डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज मेनी टाइम्स हमें ये होता है कि हमें और डिटेल में जानकारी चाहिए लेकिन हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बहुत कम है. सो समटाइम्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलता है. तो इस तरीके से सम प्रोज आर देयर एंड सम कॉन्स आर देयर. So this is the first method of data collection, that is observational data collection. इसके अलावा और भी आगे जो है अदर मेथड्स हैं, जैसे कि दूसरा मेथड है कौन सा नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशनल इंटरव्यू मेथड. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. जी सर, ये नेक्स्ट जो अभी सर आप इंटरव्यू मेथड बता रहे हैं, ये इंटरव्यू मेथड से हम लोग कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल, जैसे जो देखो इंटरव्यू मेथड ये है, नाम से पता चलता है इंटरव्यू करना है. सो इंटरव्यू वी नो दैट देयर इज अगेन डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होता है, इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन होता है. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो ओवरऑल इंटरव्यू का मतलब होता है इंट्रोगेट करना. ठीक है, ये कम्युनिकेशन बेस्ड है कि हमने पूछा और आपने जवाब दिया. तो जैसे 1-to-1 इंटरव्यू जो होता है. तो जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो सबसे पहला मेथड है इंटरव्यू में, तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है, मतलब जो ऑब्जर्वर या जो रिसर्चर है, he is completely relied on the participant. ठीक है, क्योंकि हम उनसे सवाल पूछते हैं. तो अब ये है कि इट इज नॉट अ वाइवा, जब जहाँ पे हम भी जवाब जानते हैं और बच्चा क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, हम उसको असेस करते हैं. बट यहाँ पे क्या है, इन डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या हो जाता है कि वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअली बैकग्राउंड और व्हाट इज द थिंग्स हैपनिंग इन द पार्टिसिपेंट. सो व्हाटएवर वी हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन, एंड इट इज अ 1-to-1 इंटरव्यू. दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन. तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि व्हाटएवर द फैक्ट्स ही हैज टोल्ड वी विल क्रॉस चेक. ठीक है, तो किससे करते हैं, उससे रिलेटेड पर्सन, मतलब जो अच्छा ये जो बोल रहा है ये सही है क्या, तो वी विल क्रॉस चेक. सो क्या है कि वी आर डायरेक्टली 1-to-1 इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, वी आर क्रॉस चेकिंग द फैक्ट्स विद सम अदर पर्सन, सम थर्ड पर्सन. सो दैट इज इनडायरेक्ट ओरल. इनडायरेक्ट भी है और ओरल भी है. और इसमें क्या है, अब जब इंटरव्यू मेथड की अगर हम बात करें ना, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे इंटरव्यूअर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं. क्योंकि देखो क्या है
कि जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं और इंटरव्यूअर जो होता है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, इफ ही इज नॉट पोलाइट, इफ ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो इसमें क्या हो जाता है कि समटाइम्स द पार्टिसिपेंट विल नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चन। हम अगर ये बोले कि अच्छा बताओ क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, then definitely he will not interested in those in that participation। लेकिन अगर, इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यूअर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं, he should be polite, पोलाइटली पूछें, अच्छा बताइए आपको क्या हुआ है। जैसे हम जनरली जो क्लिनिक्स में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हम जो फॉलो करते हैं, सेम वही सब क्वालिटीज होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि मतलब हाँ, मतलब जिस बारे में बात करनी है उसी बारे में बात करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर होना चाहिए, और मस्ट बी फ्रेंडली विद द इंटरव्यूअर। जो भी हम जिस भी पार्टिसिपेंट से ये कर रहे हैं उससे फ्रेंडली होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज किसी इंटरव्यूअर के पास है, देन डेफिनेटली वी विल गेट अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस। इसीलिए उन्होंने जो क्वेश्चंस हम जो स्ट्रक्चर करते हैं, इसके लिए भी उन्होंने कुछ मतलब एक गाइडलाइंस ले डाउन किए हैं कि हमें वेल प्रेस्ड क्वेश्चंस पूछना चाहिए, और क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि फ्रेंडली और फॉर्मल टॉक्स में, मतलब इनफॉर्मल टॉक्स होनी चाहिए। साथ ही साथ क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि ये लगे कि हाँ, मतलब सामने वाला सुन रहा है, और हम रिस्पेक्टफुली बात करें तो और भी अच्छा है, और जो भी इंटरव्यू भी है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट शुड बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। तो ये कुछ गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करें, एक इंटरव्यूअर फॉलो करें, और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए, जैसे कि पोलाइट, हम्बल, सिंसियर, इम्पार्शियल, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये सब अगर उसके पास हो, then definitely this is one of the best methods to collect the data। because यहाँ पे अगर इन सब चीजों को अगर हम एक प्रॉपर देख लें और समझ लें, तो हमें पता चलता है कि अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है that will be definitely very much good। इसलिए इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। जैसे मेरिट्स में है कि मोर डिटेल इंफॉर्मेशन, हमें जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें लगता है कि अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम समझ गए इसके इस जवाब से ही, तो जरूरी नहीं है। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। सो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। दूसरा डीमेरिट्स ये है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, कि हम जितना ज्यादा हमें सब डिटेल्स हो, कभी कभी क्या होता है कि हम एक सवाल पूछते हैं लेकिन पेशेंट या जो पार्टिसिपेंट है वो जवाब देते चले जाते हैं, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। एंड सेकेंड वन इज रिस्पोंडेंट बायस होता है, कि कभी कभी हम पूछते हैं तो वो सबके लिए हाँ भी बोल सकते हैं, सबके लिए ना। सो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ बायस इन दिस आल्सो। So this is one of the, I think this is one of the best methods to do. But only thing is the interviewer should possess all the characters and he should follow the guidelines for the। ओके, यानी सर जो अभी हम लोग डाटा कलेक्शन कर रहे थे उसमें से एक ऑब्जर्वेशनल हो गया, दूसरा इंटरव्यू हो गया। अभी सर जो कई बार अपन ऐसे देखते हैं कि टेलीफोन पे भी अपन से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या आप सेटिस्फाई हैं, क्या आपको अच्छा लगा, ऐसा करके क्या वो इंटरव्यू करके भी मेथड होता है क्या, या उसकी तरफ से भी कुछ डाटा कलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल। अभी ये हो गया हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड वाला, कि जहाँ पे हमने इंटरव्यू फेस टू फेस किया एंड वी गॉट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, जो कि है एक क्वेश्चनेयर मेथड। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली वी डू हैव अ क्वेश्चनेयर। हमारे पास एक क्वेश्चनेयर होता है। तो इसमें भी देखो दो टाइप्स है, एक है गिवन और एक है पोस्टेड। तो गिवन में क्या होता है कि क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते हैं और हमारे पार्टिसिपेंट को वो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं, और उसको सफिशिएंट टाइम देते हैं ताकि वो उन सब चीजों को आंसर करे। तो क्वेश्चनेयर में भी अगेन क्वेश्चनेयर के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हम जो क्लिनिकल रिसर्च प्रोफार्मा हम जो करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम उनको जब वो सवाल देते हैं, सो दे हैव टू टिक वेदर इट इज मींस ऑल द आंसर्स, एंड वी आर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट टाइम। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि जहाँ पे दे हैव टू आंसर इट इन डिटेल। सो व्हाटएवर इट मे बी, सो if given in the sense, the questionnaire method will be given to them and they will give it back to us once they completely fulfill, because it is having a prerequisite questions in that। सेकेंड वन इज पोस्टेड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आजकल जितने अगर हम देखेंगे कि जितने भी कंपनियां हैं,
अगर हम जैसे उनसे बात करते हैं, कस्टमर केयर से बात करते हैं, सो दे रिक्वायर द फीडबैक, सो दैट इज द पोस्टेड वर्क। अब पुराने जमाने में क्या करते थे कि पोस्ट कर देते थे and they will we will revert it back or the participant will revert it back after repost it after filling it properly, जो जहाँ पे डिस्टेंस रिस्पोंडेंट होते थे। लेकिन प्रेजेंटली इसको जो मेल सिस्टम्स हैं हमारे, ईमेल्स हैं, और भी जैसे फोन पे एसएमएस हैं, मिस्ड कॉल से भी आजकल फीडबैक ले रहे हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स nowadays these all comes under the posted questionnaire method. So what they do have some set of questions, prerequisite questions. So once they send it to us, we will reply to them with proper answering. ये क्या है, इसमें जो क्वेश्चनर्स होते हैं तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, जहाँ पे अगर देख रहे हो, सिंपल, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेड। सिंपल होना चाहिए, ऑब्वियस है, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल ताकि आसानी से समझ जाए, और जो टॉपिक पे हम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लोज और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जहाँ पे यस और नो में आंसर दें, और ओपन एंडेड वो होता है जहाँ पे उनको हम फ्री लिबर्टी देते हैं कि वो कुछ भी बात करें, और उनके पर्सनल कैरेक्टर और इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और एक जनरल ऑर्डर को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चनर्स हम बना के पोस्ट करते हैं या देते हैं उनको और ले लेते हैं, तो उसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि टाइम सेविंग है, लो कॉस्ट लगता है, बहुत कम ये लगता है, और सफिशिएंट टाइम आंसर के लिए दे रहे हैं। लेकिन डीमेरिट्स ये है कि कभी कभी जब हम पोस्टेड अगर फैक्टर्स देख लें, तो जब हम पोस्ट करते हैं तो मेनी टाइम्स समवन एल्स और द पार्टिसिपेंट अदर देन पार्टिसिपेंट may also reply it, so we don't know that who is replying it. So this is obviously each and every method is having its own merits and demerits, and this is one of the good and less time consuming and more efficient method, I can say, that ओके यानी सर एक ये क्वेश्चनरीज भी बहुत अच्छा मेथड हो सकता है डाटा कलेक्शन का। सर ये इतने सारे मेथड्स होते हुए भी एक एक्सपेरिमेंटल जो आप बता रहे थे कि एक्सपेरिमेंट्स अपन करते हैं, क्या वो भी हमारा इसी में कलेक्ट होने वाला है? बिल्कुल, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं इसमें हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को फेस करते हैं। तो जब प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को देखते हैं तब हमें वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया, हमने मेजर किया, हमने उस मेथड से जो फाइंडिंग्स आए उसको हमने कलेक्ट किया। So obviously this is one of the best methods I can say, because here there are many factors which we can exclude. But again, when we see the experimental method here, we can see both merits and demerits. Merits ये है कि हमारे जो रिसर्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसके जो प्री ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से वो जो रिसर्च कर रहा है वो यहाँ पे उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखता है। दूसरा, कंपैरिजन के लिए आसान रहता है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव बायस के होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। दूसरा, इसमें अगर डीमेरिट्स अगर हम देखें तो ऑब्वियसली कि अब हम भले पार्टिसिपेंट बायस नहीं कर रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसके बायसेस हो सकते हैं। जो चीज मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ ये इस तरीके से है, लेकिन अगर मेरे कलीग या मेरे जो को रिसर्चर है वो बोलते हैं कि नहीं सर ये थोड़ा सा और ऐसा हो सकता है, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर बायस भी इसमें हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस इज एक्सपेंसिव बिकॉज हमें ये सब करना है। सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर which are influencing definitely for this. ओके सर अभी जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये सारी चीजें हमारी हुई भी, लेकिन इसमें एक और जो अभी हम सब लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डाटा का कलेक्शन किया, अभी कलेक्शन करने के बाद फिर क्या उसका क्या स्टेप रहता है आगे कलेक्शन करने के बाद? देखो, डाटा कलेक्शन हमने कर लिया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग विल बी क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज ओके वेरी इंपॉर्टेंट aspect in the data, because once we have collected it and then the next thing is we have to classify it, और जब तक हम उसको प्रॉपर क्लासिफाई नहीं करते हैं तब तक हम उसको आगे एनालाइज भी नहीं कर पाते और प्रॉपरली प्रेजेंट भी नहीं करते। ओके तो इसीलिए जो भी हमारा जो डाटा होता है उसको प्रॉपरली अरेंज करना, और उसके लिए हमें देखना है कि हमें डाटा किस टाइप का है। अगर यहाँ पे अगर देख पाओगे तो दो हमने टेबल्स यहाँ पे देख रहे हैं। एक में है
जहाँ पे एज ग्रुप है और पेशेंट्स है, क्योंकि हमें बस उतने ही मायने हैं कि कितने एज ग्रुप के कितने पेशेंट्स हैं। तो ये हमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस पे हमने एक तो ये कर लिया। दूसरे में अगर देखें तो यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ताकि इजी हो और बड़ा डाटा इजीली कंडेंस हो। तो इस तरीके से अगर हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगेन द क्लासिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इसमें भी दो टाइप्स, एक सिंपल है और एक मैनिफोल्ड है। सिंपल देखने से पता चलता है कि इसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट या सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? पेशेंट का एज। बेस्ड ऑन द एज वी हैव क्लासिफाइड इट। यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 से 20 के 15 पेशेंट है, 20 से 30 के 23 पेशेंट है, 30 से 40 के 24 पेशेंट। So based on only single characteristics, we have prepared a table or we have classified the data. So this is known as simple classification. दूसरा होता है मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिंपल मतलब मैनिफोल्ड टेबल ही है, लेकिन एक छोटे से जो क्लासिफाइड टेबल है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को बता रहा है। यहाँ पे सिर्फ दो नहीं, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। हमें एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, पेशेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। कंप्लीट यहाँ पे मैनीफोल्ड है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे सिंपल में सिंपल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैनीफोल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक सिंपल टेबल में डालना, दैट इज नोन एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखें मेल के 30 पेशेंट हैं, उसमें भी चिल्ड्रन के मतलब उसमें भी एज के बेसिस पे है कि चिल्ड्रन है कि यंग है कि ये और बड़ा टेबल था। फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स टोटल 26 में, न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका किस तरीके से रहा, 8 नॉर्मल है, अंडर है, और तो इस तरीके से जो टोटल डाटा है हमने उसको किस तरीके से एक ही टेबल में मैनीफोल्ड मतलब बहुत सारे फोल्ड्स। तो सिंपल टेबल इज अगेन if it is more than a single characteristics, that is known as manifold। और सर इसी के ही जो इम्पोर्टेंट पीसेस है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के बारे में भी पहले बता रहे थे सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वांटिटेटिव ये होता है कि जहाँ पे हमारा नंबर्स आते हैं, कि जहाँ पे क्वांटिफिकेशन आता है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ब्लड प्रेशर, जो बहुत सारे एग्जांपल। दूसरा क्वालिटेटिव ये आता है कि जहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक बेस पे है, जो कि हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस जिन चीजों को नहीं कर सकते, जैसे कि सेक्स वाइज हो गया, रिलीजन वाइज हो गया, नेशनलिटी वाइज हो गया। इसके अलावा भी दो और क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल, कि किस कंट्री के हैं, किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तालुका के हैं, तो बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल। एंड अगेन क्रोनोलॉजिकल, बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, कि कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने दिन मतलब वीक्स हो गए, हफ्ते हो गए, सो बेस्ड ऑन दैट। सो देयर आर अगेन दिस क्लासिफिकेशन को सिंपल मैनिफोल्ड, ये तो वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन अगेन बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, इस तरीके से एक और क्लासिफिकेशन भी बताया है जहाँ पे इन 4 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखें। हेलो। हाँ हेलो। यस सर, सॉरी डिस्कनेक्ट किया था। यस सर, ये जो अभी आप लोगों ने आपने मेरे को बताया कि कलेक्शन भी हो गया, मतलब अगर हम शॉर्ट वे में कहें तो इसको रिसर्च को हम शायद ऐसे कर सकते हैं, स्टैटिक्स को हम ऐसे कर सकते हैं कि कलेक्शन भी कर लिया हमने और उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया और उसको प्रेजेंटेशन, जो आपने पहले कहा स्टैटिक्स की डेफिनेशन, उसमें से अभी हमने डाटा को कलेक्शन भी कर दिया और उसका क्लासिफिकेशन भी कर दिया। तो अब तीसरा शायद प्रेजेंटेशन बचता है। तो ये प्रेजेंटेशन क्या है सर स्टैटिक्स का, इसको हम कैसे करने वाले हैं? देखो जो भी हमने, अगर हम कलेक्ट और क्लासिफाई किया हुआ चीज को अगर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सो वो डाटा बहुत से अलग उसके मायने ही बदल जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। क्योंकि क्या है कि जब हम व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, जब हम किसी चीज को प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। और इस प्रेजेंटेशन में जब हम बोलते हैं ना कि कभी कभी मेनी ऑफ द स्कॉलर्स आर हैविंग abundance of knowledge but they don't know how to present it, so many times these things happen।
तो इसीलिए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज वेरी मच नेसेसरी एंड दैट इज ऑफ वेरी मच अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो इसको हमें जब प्रेजेंट करते हैं, जब स्टैटिस्टिकल डाटा को या जब एक डाटा को प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए टेबल्स है, ड्राइंग्स है, अलग अलग मेथड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एक प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स अगर यहाँ पे देखेंगे तो इजी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फ्यूचर एनालिसिस हो पाए, आसानी से कंपेयर कर पाए। अगर हम प्रेजेंटेशन डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम हैप्पीजार्डली प्रेजेंट कर देते हैं, तो समझ में नहीं आता कि अच्छा इसको आगे कैसे काम मिले या इसको कैसे किस तरीके से कंपेयर कर लें। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव्स होने बहुत जरूरी है कि आसानी से समझ में आए, फ्यूचर एनालिसिस में काम में आए, ताकि आसानी से फ्यूचर में दूसरे रिसर्च में कंपैरिजन कर पाए। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देखने से ही हमको पता चलना चाहिए, और अट्रैक्टिव और अपीलिंग होना चाहिए। जितना अट्रैक्टिव और अपीलिंग रहेगा उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन उसको माना जाएगा। तो इसीलिए इसको टेबल्स और ड्राइंग्स के बेसिस पे एक टाइप्स उन्होंने बनाए। ओके यानी सर अगर एक तरीके से कहें संक्षिप्त में हम लोग फिर से, तो किसी एक जो रिसर्च या जो भी घटना घट रही थी उसको हमने ऑब्जर्व किया, उसमें से जो भी हमारा आया डाटा उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन के बाद अब हम उसे प्रेजेंट करने वाले हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति उसे समझ पाए या हम उससे कुछ आउटकम निकाल पाए, है ना सर? ऐसा ही है क्या सर? ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, यानी मुझे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से डीपर लेवल पे, यानी मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सबको भी समझ में आ रहा होगा। तो सर अब ये प्रेजेंटेशन की जो हम बात करें, जो आपने कहा कि हमें प्रेजेंट इस तरीके से करना चाहिए कि जो सबको समझ में आए, तो आपने ये बताया एक टैबुलेशन एंड एक ड्राइंग फॉर्म। तो सबसे पहले ये टैबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना कैसे हम कर सकते हैं सर? देखो, टैबुलेशन का मतलब होता है टेबल्स। तो जनरली जो हम टेबल्स अभी बनाते हैं, जैसे अभी हमने देखा एक सिंपल टेबल और मैनिफोल्ड टेबल, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं कि रोज और एक कॉलम्स होता है। तो बेस्ड ऑन दैट कि हम उसको जो है टैबुलेशन या टेबल्स हम उसको कहते हैं। तो इसमें भी अलग अलग होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल होता है और एक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक नॉर्मल सिंपल टेबल होता है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन, जैसे कि अभी हम दो टेबल यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इन दो टेबल को अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे हमने पहले ऑब्जर्वेशन है कि 0 कितने, 1 कितने हैं, 2 कितने, 3 कितने, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। और टैली मार्क्स एक्चुअली यहाँ पे वो प्रॉपरली शो नहीं हो पाया। जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे पहले हम टैली मार्क्स करते हैं, क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि 0 अगर मान ले कि ये मार्क्स स्कोर्ड बाय आउट ऑफ 5 है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 5 है, तो 0 कितने ने स्कोर किया, 2 लोगों ने किया। तो क्या होता है कि जैसे हमने पहले देखा किसी ने 0 स्कोर किया, अगर हमने लिखा 1 तो फिर हम उसको काटना पड़ेगा अगर आगे कोई और 0 वाला मिल गया। तो इसीलिए पहले हम टैली मार्क्स करेंगे, जैसे हम क्रिकेट स्कोरिंग में करते हैं, एक 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 करके से जब 4 हो जाता है फिर 5 को क्रॉस करते हैं, तो वो टैली मार्क्स करते हैं। फिर जब एंड हो जाता है, एट द एंड वी विल टोटलाइज समराइज दोस टैली मार्क्स एंड वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी। सो ये होता है एक टैबुलेशन। जैसे हम इस टैबुलेशन में अगर हम प्रॉपरली डिस्प्ले कर ले तो ऑब्वियसली जो है रिसर्च में या स्टैटिस्टिक्स में बहुत आसानी से हम चीजों को समझ पाएंगे। इसीलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं कि सिंपल होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत सारे एम्फेसिस जो है बहुत सारे पॉइंट्स को एम्फेसाइज करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे दो टेबल्स यहाँ पे बताए हैं। एक होता है जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट टेबल जो होता है वो होता है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी बस दो ही है। मतलब हमने देखा कि कितने बच्चों के 0 मार्क्स है, कितने बच्चों के 1 है, कितने के 2 है, कितने के 3 है, कितने के 4 है। ठीक है, तो ये हमने पहले बना लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी हम देखते गए कि कितने कितने हैं। तो ये मार्क्स स्कोर्ड मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमने किया, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोग हैं, क्वांटिफिकेशन। ठीक है, अब दूसरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस टेबल और इस टेबल में एक ही अंतर है ऑब्जर्वेशन में, जहां पे हमने पहले देखा था क्या कि 0 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किए, 1 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किए। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे हमें ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझने में बहुत आसान होगा। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन में 0 to 10 है, 10 to 20 है। तो यहाँ पे जब क्वांटिफिकेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने 0 to 10 मार्क्स स्कोर किए, कितने बच्चों ने 10 to 20 स्कोर किए, कितने लोगों ने 20 to 30 स्कोर किए।
तो जब हमें इतना ज्यादा डाटा लेना होता है, तब अगर हम वो वाला जो डिस्क्रीट टेबल अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे 50 तक लिखेंगे तो 50 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए उसको कंसाइज करने के लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करते हैं। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लासेस बना देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि समझने बहुत आसान, मतलब बहुत जरूरी है। तो जैसे ऑब्जर्वेशन में 0-10 हमने लिखा है, तो इसको बोलते हैं वन क्लास। ठीक है, इसको बोलते हैं एक क्लास। और दूसरा शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले हम इन दो चीजों को देखते हैं। अपर लिमिट वो होता है जो कि 10 है, 0 to 10 में 10 है, 10 to 20 में 20 है। तो ये जो है दिस इज नोन एज 10 20 30, जो कि 0 to 10 में 10 जो है दैट इज नोन एज अपर लिमिट, और 0 जो है दैट इज नोन एज लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो अगर 0 से 10 में, 10 से 20 में, 20 से 30 में अगर हम देखें तो इसमें एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है। जैसे लोअर छोटा मतलब 20 to 30 में 20 लोअर लिमिट है और 30 अपर लिमिट है, और इन दोनों के बीच का गैप मतलब 30 minus 20 is 10, so that is known as class interval is 10। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी whenever you constitute a table, the class interval should be always equal। 0 to 10 से लेकर 40 to 50 तक अगर देखोगे तो अगर class interval is completely everywhere it is 10 only, so we have to make sure that the class interval is always 10। next class midpoint वो होता है when we add upper limit plus lower limit divided by 2, तो वो हमको देता है क्लास मिड पॉइंट। अगर 0 से 10 में अगर हम क्लास मिड पॉइंट करेंगे तो 0 plus 10 is 10 divided by 2 is 5, so 5 is the class midpoint। and everywhere 5 15 25 35 45, so these are the midpoints of the each and every class। और क्लास की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इतने ऑब्जर्वर, इतने लोगों को हमने ऑब्जर्व किया। फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब 0 से 10 मार्क कितने लोगों ने स्कोर किया, 2 लोगों ने स्कोर किया, तो क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 10 to 20 कितने लोगों ने स्कोर किया, 4 लोगों ने स्कोर किया, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है जहां पे हम प्रीवियस क्लास के फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। जैसे अगर देख रहे 2 और दूसरा नेक्स्ट क्लास जो है 4 है, तो 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 2 is 14। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को एड अप करते जाते हैं, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो एक टेबुलेशन में एक तो हमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कर सकते हैं या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। जनरली इसमें हम एक चीज हम फेस करते हैं कि 0 से 10 पहला है और 10 to 20 दूसरा है। तो यहाँ पे 10 दोनों जगह आ रहा है, मतलब पहले कॉलम में भी 10 है और दूसरे कॉलम में भी 10 है। तो अगर जिन बच्चों ने 10 मार्क स्कोर किए हैं उनको हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, पहले टेबल में कि दूसरे टेबल में। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें 2 मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं, वन इज इंक्लूसिव मेथड, वन इज एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड वो होता है जहाँ पे हम अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज एक्सक्लूडेड, मतलब लिखते हम 0 से 10 है, लेकिन अगर हम एक्सक्लूसिव मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो रिसर्चर के ऊपर होता है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो अगर एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो कर रहे हैं तो 10 को वहां पे लिखना बस है, लेकिन कंसिडर वहां नहीं करना है। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन रहेंगे 0 to 9, और नीचे जहां पे 10 to 20 लिखा है वहां से 10 से लेकर 19 तक लेंगे, 20 को वहां पे एक्सक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूड कर रहे हैं अपर लिमिट को, तो दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव मेथड। तो इसीलिए क्या होता है कि जो 5th कॉलम है वो उसमें आएंगे 40 to 49 तक। लिखा है 40 to 50 लेकिन 49 तक, तो 50 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज 50 to 60। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव मेथड। दूसरा होता है इंक्लूसिव मेथड, जहां पे क्या करते हैं अपर लिमिट को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो हम अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 0 to 10 में 10 को इंक्लूड कर दिया, तो 10 to 20 में हमने 10 को यहाँ छोड़ रहे हैं, 11 से 20 ले रहे हैं, क्योंकि 10 को हमने अपर वाले क्लास में इंक्लूड कर लिया था अपर लिमिट। तो वो होता है इंक्लूसिव। तो ये चीजें हमें टेबुलेशन में बहुत जरूरी है।
अगर हम रैंडमली करते हैं, किसी ग्रुप में 0 to 2 करते हैं, किसी ग्रुप में 2 to 10 करते हैं, तो दैट विल गिव अ कंप्लीट रॉन्ग इंप्रेशन। तो ये होता है द टैबुलेशन में। ओके सर, ये जो टैबुलेशन आपने बताया इतना बेहतरीन था कि हमारे सामाजिक रूप में भी बहुत बार ऐसे टैबल्स आते हैं जो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और तब हम सामान्य रूप से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये 10 को मैं ऊपर वाले में गिनूं कि नीचे वाले में। तो आज ये भी डाउट हम बहुत सारे लोगों का क्लियर हुआ है। थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो सर। सर, अभी जो आपने बताया कि प्रेजेंटेशन हम लोग देने वाले हैं डाटास का, और ये प्रेजेंटेशन देते देते एक हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया, तो दूसरा आपने बताया था ड्राइंग फॉर्मेट। तो वो ड्राइंग फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहता है सर? देखो, नाम द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग दैट इट इज ड्राइंग, जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करके प्रेजेंट करने के लिए जो ड्राइंग मेथड है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो क्या होता है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमने देखा नहीं, हम समझ जाते हैं। टेबुलेशन में फिर भी क्या होता है कि टेबल्स हैं, तो हमें उसको पढ़ना है कि अच्छा किस कॉलम में कितने हैं, क्या है। लेकिन ये जो ड्राइंग्स होते हैं, तो इनको देखते ही हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी दो टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, एक होते हैं ग्राफ्स और एक होते हैं डायग्राम्स। तो ग्राफ्स वो होते हैं जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डिस्क्राइब करना है, क्वांटिफिकेशन नहीं करना है। और दूसरा डायग्राम्स वो होते हैं जहाँ पे हमें क्वांटिफिकेशन करना है, तो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। तो ग्राफ में बहुत सारे टाइप्स है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, डॉट और स्कैटर डायग्राम। ये हम वन बाय वन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग में हमें दो तरीके से देखने वाले हैं, एक ग्राफ्स और दूसरा ग्राफ्स, डायग्राम्स। तो इससे तो बिल्कुल। सर डेफिनेटली मुझे भी मजा आएगा, और क्योंकि ग्राफ्स और डायग्राम्स देखते हैं तो शायद बहुत जल्दी हम ग्रास्प करें। तो सर, ये जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स में किस तरीके से हमें समझ में आता है? जैसे देखो, ये एक यहाँ पे टेबल भी है, यहाँ पे ग्राफ भी है। अगर मैं टेबल देखकर ये मतलब पता करना है कि 14 से 16 तक कितने लोग हैं, तो टेबल में हमें ढूंढना पड़ेगा अच्छा टेबल में कहाँ है। या फिर अगर कोई मतलब अचानक से, मतलब इससे भी सही अगर सवाल करना है, तो सबसे ज्यादा किस ग्रुप में है, ये हमें टेबल में हर एक कॉलम को रीड करना पड़ेगा, हर एक रो को रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राफ में देख कर बता जाए कि अच्छा देखो किसमें सबसे ज्यादा है, तो 52 ऊपर, सबसे ऊपर का लंबा कॉलम दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि 10 से 12 में जो है सबसे ज्यादा कॉलम। तो एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, देखने से ही बहुत सी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। दूसरा, सबसे पहला जो बताया जैसे ग्राफ्स में हिस्टोग्राम है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं लंबे लंबे बिल्डिंग है, तो ये एरिया डायग्राम होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पे हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम यूजुअली लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें ये हिस्टोग्राम में क्या होता है कि वी आर यूजुअली क्लास होता है, जैसे 8 से 10 है, 10 से 12, ये जो क्लासेस हैं जिसको हम क्लास कहते हैं, क्लास को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो 8 से 10, 10 से 12, तो 8 से 10 का अलग कॉलम, 10 से 12 का अलग कॉलम नहीं, हमने कंटिन्यूस सीक्वेंस में हमने लिख दिया 8, 10, 12। और फिर इसीलिए ये जो बनता है ना, ये स्टेप लैडर टाइप का डायग्राम बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखने से लग रहा है ना कि सीडीओ जैसे एक बनना, और ऑल द ब्लॉक्स आर attached to each other because the classes are adjacent to each other. So इसको बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ डायग्राम या ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्लास को हमने एज इट इज सीक्वेंस में लिख दिया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 8 से 10, 10 से 12 कितने लोग हैं, और इसको देखने से ही हमको एक क्लियर कट आइडिया मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो है 10 से 12 में है, और सबसे कम जो है वो है 22 से लेकर 24 तक। So this gives the very clear cut information and this is known as histogram. ओके यानी सर, एक हमारा ये हो गया हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के अलावा भी कोई और ग्राफ का प्रेजेंटेशन वे हो सकता है क्या? बिल्कुल, हिस्टोग्राम के बाद जो दूसरा होता है वो होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इट इज सिमिलर टू हिस्टोग्राम ओनली। इन हिस्टोग्राम के जो ये होते हैं मिड पॉइंट्स होते हैं, हर एक कॉलम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, उन मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। जैसे कि हम डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, उनका इसी कॉलम में हम उन लाइंस को ड्रॉ करके जो एक डायग्राम बनता है, एक पॉलीगॉन बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन।
So that's why this is known as frequency polygon. तो क्या है कि इसमें हमें अपर लिमिट को देखेंगे और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और उसके बेसिस पर हम इसको एक ड्रॉ करेंगे. So this is known as फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत सिंपल है. पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, देन join the midpoints of each class and then draw that particular thing, and this is what is जो हम यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. जो हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ किया उसके मिड पॉइंट्स को हमें फ्रीक्वेंसी को ज्वाइन करके एक जो डायग्राम बनता है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास. इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है वो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व. तो फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल. जो हमने यहाँ पे लाइन से जो ड्रॉ किया, जो पॉलीगॉन हमने बनाया, उसको हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन माइनस हिस्टोग्राम, उसमें से कॉलम्स हमने हटा दिया, तो सिर्फ जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए हुए लाइंस जो बचते हैं उनको हमने स्मूथ हैंड से स्मूथ कर्व ड्रॉ किया, मतलब फ्री हैंड से हमने स्मूथ कर्व ड्रॉ किया, तो वो एक कर्व बन जाता. मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं किया हमने, यहाँ पे फ्री हैंड से स्मूथ कर्व बनाया. सो देन दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व. ओके, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन माइनस हिस्टोग्राम गिव्स अस फ्रीक्वेंसी कर्व. और इस फ्रीक्वेंसी कर्व में हमें देखने को भी मिल रहा है कि वी आर joining the dots with a free hand and then it gives a curve, and that's why this is known as frequency curve. और इसके बाद जो आता है वो होता है लाइन, ग्राफ और चार्ट. जनरली हमें ये देखने को मिलता है क्रिकेट्स में, जब हम स्कोरिंग देखते हैं, स्कोर्स देखते हैं कि अच्छा एक टीम ने क्या स्कोर किया, दूसरी टीम ने क्या स्कोर किया, मतलब सबसे आसान जो हमने ऑब्जर्व किया होगा. तो इसमें भी क्या करते हैं, वी विल जस्ट put the dots on that particular observation. हमने उस क्लास के उस particular frequency पे we will put some dots and we will go on connecting them, and then it gives a complete line. So that's why this is known as line graph. And when we want to compare it to the another group, जब हमें किसी और ग्रुप के साथ कंपेयर करना होता है, we will again do the same thing with the different colors. जैसे कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक डेमो वीडियो ने पेमेंट प्लान के हिसाब से कितने लोगों ने फ्री में देखा, कितने लोगों ने स्टार्टअप, कितने लोगों ने ग्रोथ, कितने एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डॉट्स को ज्वाइन करके ग्राफ को दिखाया. तो ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि कब उसमें पीक आया और कब उसमें फॉल आया, और कलर के बेसिस पर वी कैन कैटेगराइज इट कि कौन सा मतलब कौन सा किस टाइम पे पीक आया और किस टाइम पे उसमें जो है वो थोड़ा सा कम हो गया. तो दिस इज नोन एज लाइन ग्राफ और अ लाइन चार्ट. इसके बाद जो आता है इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम. ये जो डायग्राम है, दिस इज वेरी मच मिसयूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, क्योंकि देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी समझ लिया, क्लास हमने देख लिया. देखो जैसे इसमें है कि हाइट के बेसिस पर कितने लोग हैं यहाँ पे दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कितने लोग हैं कि सबसे पहले 100 लोग हैं, फिर 150 है, फिर 75 है, फिर 20 है. ठीक है, लेकिन अब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसको करते हैं, तो अगर हम क्यूमुलेशन करते जाते हैं कि 140 से लेकर 145 तक कितने लोग, ठीक है, तो वो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा वो वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आ गया. ठीक है, एक्चुअली क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हम इनको ऐड अप करते जाते हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 10 है, आप बस इसी को अगर हम देखेंगे 10 है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को. जैसे अभी फ्रीक्वेंसी का ही कॉलम हम देखेंगे, 100 + 150 इज 250, 250 + 75 इज 325, 325 + 20 इज 345. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इस तरीके से ये टेबल बनेगा. लेकिन जब हम इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि क्यूमुलेशन हो रहा है, एडअप होता जा रहा है, तो ये जो ग्राफ यहाँ पे जो हम देखे जा रहे हैं, तो वो कभी नीचे नहीं आएगा, इट ऑलवेज गोज अप. इसी तरीके से वो अपने पीक को रीच करेगा. एंड इवन दो यहाँ पे थोड़े बहुत कम भी हो रहे हैं, देन ओनली इट इज गो अक्यूमुलेटिंग, मतलब वो ऐड ही होता है. अगर एक भी पेशेंट आ गया नेक्स्ट, तो वो भी ऐड अप करेगा, तो 62 ही होगा, ना कि 60
60 के बाद अगर 1 आया तो 1 करके लिखेंगे, हम क्या करेंगे उसको क्यूमुलेशन में 61 प्लस 1 इज 62, तो अगेन इट इज ग्रोन। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये ऐसा एक ग्राफ लगा देते हैं जहाँ पे पेशेंट्स के वेरिएशन भी हो रहे हैं, लेकिन बट वी कैन सी ओनली द पीक इज गोइंग अप एंड देन दे मेंशन अ स्मॉल स्टार, जैसे कंडीशंस अप्लाई करते हैं एक स्मॉल स्टार लगा के लिख देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल व्हिच नो वन नोस। तो इस तरीके से ये जो नेक्स्ट होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि किए जाते हैं, बट नाउअडेज the many of the softwares and our Excel sheets are doing all these jobs. Only thing is we need to feed the data and definitely it gives whatever the form of graph we want, it gives us automatically. ओके यानी सर जो अभी हम पहले टेबुलर फॉर्म और दूसरा आपने बताया था कि इस ड्राइंग में डायग्राम फॉर्मेट भी आता है, देखो डायग्राम फॉर्मेट क्या होता है कि डायग्राम फॉर्मेट इज यूजुअली मेंट फॉर क्वांटिटेटिव डाटा, जहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा और डाटा का क्वांटिफिकेशन होता है। तो इसके भी कुछ टाइप्स है, बार डायग्राम है, पैर डायग्राम है, पिक्टोग्राम है, मैप डायग्राम है। देखो अगर एक एक को एक्सप्लेन करने में तो इट टेक्स आवर्स टुगेदर, हमें मतलब एक दिन भी करेंगे तब भी कम पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू कंसाइज इट एज फास्ट एज आई कैन बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमें कवर अप करने हैं। तो बार डायग्राम में अब विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज द बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में क्या होता है कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने हिस्टोग्राम देखा, इन द सेम वे दिस इज बार डायग्राम। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट ओनली थिंग इज डिफरेंट इज हिस्टोग्राम में हमने देखा स्टेप लैडर पैटर्न होता है, मतलब ऑल द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर क्योंकि वहाँ क्लास होता है। यहाँ पे क्या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं या क्लास भी होता है, then also there will be a gap between those two columns। तो जितना width का ये जो कॉलम होता है उसको half of that width जो होता है is the gap between those two columns। मतलब अगर हम 2 सेंटीमीटर का width का अगर एक कॉलम बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर width दोनों दो कॉलम के बीच में हमें गैप छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से एक गैप अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो गैप में है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बार डायग्राम। तो इसमें भी 2 टाइप के बार डायग्राम होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जैसे हम देख रहे हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस के वैल्यूज को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो दैट गिव्स हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, और एज इट इज जब प्लॉट करते हैं सो देन इट गिव्स वर्टिकल बार डायग्राम। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो बार डायग्राम में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे यहाँ देखने को मिल रहे हैं मल्टीपल बार डायग्राम, प्रोपोर्शनेट बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, पाई डायग्राम। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मल्टीपल बार डायग्राम जहाँ पे एक फैक्टर में होकर 2 फैक्टर को हमें इकट्ठा मेंशन करना है, ठीक है। जैसे इस पहले डायग्राम में हम देख पा रहे हैं इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो क्या किया उन्होंने, दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दोनों को एक साथ उन्होंने जोड़ दिया, बट दे मेड इट डिफरेंट कलर। तो हमें इंपोर्ट्स भी पता चल रहा है, एक्सपोर्ट भी पता चल रहा है, लेकिन ईयर वाइज के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो मल्टीपल बार्स है, मतलब पहले में एक बार अलग है, दूसरा बार में बीच में गैप है। तो वो गैप इज वेरी मच नेसेसरी so that individual observations we can see very clearly। so this is known as multiple because यहाँ पे multiple bars होते हैं या multiple factors होते हैं, जैसे imports है और exports है, 2 कलर। दूसरा होता है proportionate bar diagram। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 टाइप की सिटीज यहाँ पे बताए गए हैं। 3 सिटी में ब्लड ग्रुप वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि कितने लोग। तो जो ब्लड ग्रुप अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ए है, ए बी है, ओ है, ठीक है, बी है। तो ऐसे 4 ब्लड ग्रुप्स के हिसाब से यहाँ पे कलर दिए हैं। तो अगर हम इन कलर को देखें तो ब्लड ग्रुप ए के 40 पेशेंट है पहले ग्रुप में, तो हमें देखने से पता चल रहा है, और ब्लड ग्रुप बी के जो है वो 20 पेशेंट है। तो ये देखने के बाद ही डिफरेंट प्रोपोर्शनेट सिंगल कॉलम को
टोटल जो होता है उसको सिंगल कॉलम को वी विल डिवाइड दैट इनटू डिफरेंट प्रोपोर्शंस, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्रोपोर्शंस। तीसरा होता है परसेंटेज बार डायग्राम। तो इसमें भी क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स को वी विल कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज, हम उनको 100% के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम मल्टीपल फैक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंटेज, तो ऑब्वियसली दे ऐड ऑन टू 100%। जैसे किसी में अगर हम बोले कि एक में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है, तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर हम उनको चेंज करते हैं तो टोटल 6 हो गया। तो 6 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगेन दैट परसेंटेज व्हेन वी कैलकुलेट कितने 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 परसेंट है, so that percentages will add on to 100%। पहले में मान लो 20% है, दूसरे में 40% है, तो तीसरे में जो है कितने 40% है। तो इस तरीके से टोटल एड ऑन अगर हम करते हैं तो अगेन इट विल बी 100%। सो इसीलिए परसेंटेज डायग्राम का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, इट विल बी ऑफ ऑल द कॉलम्स विल बी ऑफ इक्वल हाइट। वो 100% पे ही कॉलम्स रहते हैं। ओनली थिंग इज उसके अंदर के फैक्टर्स जो हैं those will be the color variations will be there। अगर हम देख रहे हैं तो पर्पल किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ब्लू कम है, किसी में ब्लू ज्यादा है, बिकॉज दैट शोज द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर। बार्ली का कितना फैक्टर है, ओट्स का कितना फैक्टर है, वो वेरिएट करता है, लेकिन अल्टीमेट विड्थ ऑफ अल्टीमेट लेंथ ऑफ ऑल द कॉलम्स विल बी 100% दैट इज इक्वल। एंड लास्टली देखा जाए तो पाई डायग्राम। तो ये वो डायग्राम होता है जहाँ पे एक सर्कल जो कि 360 डिग्री का होता है, तो हम क्लास की फ्रीक्वेंसी को और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इनटू 360 करके जो वैल्यू निकालेंगे, सो दैट गिव्स सम एंगल। तो हमें सबसे पहले एक सर्कल करना है, उसमें कहीं पे भी एक लाइन खींचो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक लाइन खींचो एंड वी विल कीप द कोण मापक जिसको हम उसमें रखेंगे और उस एंगल पे हम एक लाइन खींचेंगे। तो अगेन वी प्लेस इट ऑन दैट प्लेस एंड देन वी विल टेक द एंगल। तो इस तरीके से हम एंगल्स को जब ड्रॉ करेंगे सो वी विल गेट डिफरेंट फैक्टर्स जो है, जैसे यहाँ कलरफुल दिख रहा है, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, हेल्थ बिहेवियर है, क्लिनिकल केयर है, एनवायरमेंट है। ये 4 फैक्टर्स को उन्होंने इसी तरीके से एंगल में डिवाइड करके ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज पाई डायग्राम। इसके अलावा 2 और बचते हैं, दैट इज एक पिक्टोग्राम है एंड अनदर वन इज मैप डायग्राम। ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, हमने बहुत बार देखा है, जैसे किसी शोरूम में कार क्या हो या किसी पंचायत में फैमिली का हो कि इस पंचायत में कितने फैमिलीज रहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जैसे कार का है यहाँ पे तो 2 कार है, तो 2 कार है, इसका मतलब इस महीने में कंपनी में सिर्फ 2 ही कार प्रोड्यूस नहीं किए, इसके नीचे लिखा होता है कि 1 कार इज इक्वल टू 50 कार्स। मतलब एक कार का डायग्राम जो है वो 50 कार के बराबर है, मतलब 2 कार बनने हैं इसका मतलब 100 कारें प्रोड्यूस हुई हैं, 3 कार बनी मतलब 150 कार प्रोड्यूस हुई, 4 कार बनी मतलब 200 कार प्रोड्यूस हुई। सो दिस इज पिक्टोग्राम, इट इज गिव्स अ सिंपल इंफॉर्मेशन, एक ले पर्सन भी आसानी से समझ सकता है। एंड लास्टली मैप डायग्राम। ऑब्वियसली साउथ इंडिया में जो IMR के रेट्स हैं उसके हिसाब से अगर हमें देखना है तो ये देखो, अगर साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं तो उसके हिसाब से वो मैप में शो कर किया जा रहा है, तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा किसमें क्या है। जैसे वेदर फोरकास्ट में भी एक होता है कि मैप में बता देता है कि किस एरिया में हीट वेव चल रहा है, किस कहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। सो दैट दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द मैप, सो दैट इज नोन एज मैप डायग्राम। तो इस तरीके से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, तो सर इतना जो आपने बताया उसको जस्ट मैं एक बार फिर से समराइज करूंगा कि अभी सबसे पहले हमने डाटा का कलेक्शन किया, कलेक्शन का क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करने के बाद ये जो अभी हमने सारा प्रेजेंटेशन किया, चाहे बार के रूप में हो, डायग्राम्स के रूप में हो, ग्राफ्स के रूप में हो, तो ये सारा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन हमारा स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, या स्टैटिक्स सारी इसी में समाई हुई है।
लेकिन सर इस स्टैटिक्स को पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन जिसकी तरफ शायद ध्यान कभी जाता है कभी नहीं। वो भी मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें सर कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड करके, ये क्या वर्ड्स हैं और इनका हमें कहाँ स्टैटिक्स में जरूरत पड़ती है या कहाँ किस एक्शन से किस एंगल से हमें इनको देखना रहता है सर, उसको भी अगर हमें सीखने को मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, प्लीज। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि फास्टली थोड़ा सा समझा पाऊँ। हालांकि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिनको हम कहते हैं मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज जितने भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड होते हैं। तो जब हम कोई भी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो उसका एक सेंट्रल वैल्यू जो होता है, तो वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से सेंटर से लेकर इक्वली आधे इधर होते हैं आधे इस साइड होते हैं, so we be distributed from the center. So that's why measures of central tendency is very much important in studying the statistics. तो जितना अच्छे से हम measures of central tendency को समझेंगे और उसके जो मेन हम समझ पाएंगे, उसके बेसिस पर ही हम बहुत सारे कैलकुलेशंस को कर पाएंगे जो पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे। तो अगर हम आगे बढ़ते हुए अगर हम उसका डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज अ सिंगल सेंट्रल नंबर। तो सेंट्रल टेंडेंसी का एक सिंगल सेंट्रल नंबर देता है। तो इससे क्या होता है कि द होल डाटा विल बी कंडेंस्ड, मतलब जो मास डाटा होता है वो कंडेंस होता है इनटू द सेंट्रल आइडिया। मतलब एक वो शॉर्ट में एक सिंगल नंबर होता है। हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस होते हैं, 10 वैल्यूज होते हैं, लेकिन हमें एक वैल्यू चाहिए ताकि हम कह सकें। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लास में लास्ट क्लास में मैंने बताया था एवरेज होता है 35, 35, 35, again average is 35, but 70, 20 and 35, again that average is 35। तो किसी ना किसी तरीके से हमको एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू चाहिए होता है बहुत बार। तो जो सिंगल सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है दैट इज नथिंग बट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके मेन जो 3 तरीके हैं वो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। और एक गुड मेजर सेंट्रल टेंडेंसी होने के लिए जो कि आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, आसानी से समझ में आ सके, सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर सकें, जो जिसका प्रॉपर डेफिनेशन हो और आगे के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, यानी सर जो ये तीनों वर्ड्स हमें बार बार देखने को मिलते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये एक सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ही आते हैं। तो सर इस सेंट्रल टेंडेंसी में हम समझे तो इस मीन, मीडियन, मोड को भी क्या हम अलग एक एक स्तर पे समझ सकते हैं क्या? जैसे मीन को देखें तो हम मीन को क्या कहेंगे? मीन अगर हम एक ले लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो, या उसके एक सिनोनिमस की बात करें तो एवरेज होता है। तो जैसे कि हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज आउट ऑफ इट। तो सारे ऑब्जर्वेशन जितने हमारे ऑब्जर्वेशन हैं उन सारे ऑब्जर्वेशन को मिलाकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने ऑब्जर्वेशन उनकी वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, अगर हम इसको करेंगे तो सिंपल मीन या एवरेज हमें देखने को मिलता है। और इट इज नथिंग मच टू स्टडी इन दिस, मतलब मीन को हमें ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी अदर पर्सन those who is not related to any commercial field or commerce field, then he also can calculate average कैसे निकालना है, सबको पता है कि सारे observations को जोड़ो divided by total number करो, the same is the formula। अगर हम यहाँ पे देखें तो arithmetic mean is usually calculated or noted with the x bar। तो x bar is equal to sigma x upon n। sigma is summation of all the observation, x individual observations, n total number of observations। तो और बेहतर से समझने के लिए जो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम, उसमें हम देख रहे हैं कि 5 इंडिविजुअल्स के जो है एचपी परसेंटेज इस तरीके से 11, 9, 12, 10 एंड 13। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहले ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे x1, दूसरे को कहेंगे x2। इस तरीके से अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को अगर यहाँ पे देखें तो इन सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को जब हम समेट करेंगे तो वो दैट गिव्स अस द समेशन ऑफ x और सिग्मा x। तो दैट इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 x4 x5। तो सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने समेट किया डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस। सो वैल्यूज ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल
number of observation. So it uses the value that is 11. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो mean of this is 11. So बहुत simple सा ये तरीका है calculate the mean. But this is when we have 5 individual observations. But when it comes to the grouped data, इसको बोलते हैं ungrouped data, because यहाँ पे कोई grouping नहीं है, groups नहीं है, class नहीं है. लेकिन जब ग्रुपिंग की बात आती है या क्लास की बात आती है, तो जैसे कि इस टेबल में यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी हैं और फ्रीक्वेंसीज भी हैं. तो जहाँ पे यह क्लास दिया है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया कि 0 बच्चे कितने फैमिलीज में, कितने कपल्स हैं जिनके बच्चे 0 हैं, कितने कपल्स हैं जिनके एक बच्चे हैं. तो इस टाइप के जब ऑब्जर्वेशंस आते हैं, so then we have to calculate the mean based on this formula. जो पहला फॉर्मूला था, जो अभी हमने जो इससे पहले देखा, that is very simple, that each and every person can calculate. The main factor is of this one. हमें जो मेन जो जिस पे ध्यान देना है वो ये वाला होता है. तो जहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी है. तो ये अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्मूला, तो से x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू एफ डिवाइडेड बाई n. तो यहाँ पे x ऑब्वियसली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, जिसमें 0, 1, 2, 3 जितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, दैट इज x. एंड f इज द फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली कितने लोग हैं, ये जो होता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो पहले हमको एक f इंटू x अगर हम कैलकुलेट कर ले और उसको समेट कर ले, सो देन इट इज वेरी इजी फॉर अस. तो जैसे कि इसी में अगर हम देख लें, तो ऑब्वियसली f इंटू x करने से जो मिलता है दैट इज 135. and n, the total number of observations. जैसे देखो 0 बच्चे 4 कपल के, 4, 9, 10 हो गए. So that total number of observations हमने कितने फैमिलीज को देखा, ऐसे 50 फैमिलीज को हमने देखा या 50 कपल्स को हमने देखा. So total is 50. इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो x बार विल बी 2 पॉइंट्स फैमिली बचे हैं, दैट इज नियरर टू 3. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 3 चिल्ड्रंस आर देयर फॉर ईच कपल्स. सो ये यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो क्लास भी है और फ्रीक्वेंसी भी है. तो ऑब्वियसली द फॉर्मूला विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम. ओनली थिंग इज दैट फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे x जो है सिंगल टर्म में था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है क्लास, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज 0 to 2. तो अब इसमें से किसके साथ हमें मिड पॉइंट लेना, और मिड पॉइंट के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो. अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग अप्लाइज द सेम वैल्यूज, सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग विल बी सेम. ओनली थिंग इज हियर x is directly mentioned in the right side. जो टेबल हमने जहाँ पे कपल्स हैं वहाँ पे x डायरेक्ट किया गया है, और यहाँ पे जबकि जो लेफ्ट डायरेक्शन पर लिमिट प्लस लोअर वैल्यू इक्वल टू 1, तो मिड पॉइंट इज 1. तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट के साथ अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन अप्लाई द सेम फार्मूला, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द मीन. अब मीन के भी ऐसा नहीं है कि मीन के कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट. ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, और इसको क्या फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी हम यूज करते हैं. डीमेरिट्स अगर ये देखा जाए तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड हो जाता है. जैसे किसी को 1 to 75, अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देन दैट बिकॉज ऑफ 75 द मीन विल बी समवेयर अराउंड 30 समथिंग. लेकिन बट अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होता, 1, 2, 3 है, तो हमें आसानी से पता है कि मीन इज 2. सो बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सट्रीम वैल्यू, द वैल्यू इज कंप्लीटली शिफ्टेड टू समवेयर. 1, 2 दोनों पास पास है, लेकिन 75 एक्सट्रीम वैल्यू होने की वजह से मीन जो है वो 30 के करीब आ रहा है. तो एक्सट्रीम वैल्यू से
ये अफेक्ट करता है, दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट। और देखने से पता नहीं चलता। अब ये हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, कि हमें देखने से मियरली बाय इंस्पेक्शन यू कैन प्रेजेंट। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द, देयर आर सम मेरिट्स एंड देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ दिस मीन। ओके। और सर इस मीन को तो हमने समझ लिया, लेकिन एक और वर्ड हमारे बीच आसपास घूम रहा था, दैट वाज द मीडियन एंड मोड। क्या उसको भी हम लोग अभी यहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल जस्ट टेल व्हाट इज मीडियन। तो मीडियन जो है, जिस तरीके से मीन है उसी तरीके से दूसरा जो है दैट इज मीडियन। ठीक है, तो अगर हम किसी दो पॉइंट्स को या दो ऑब्जर्वेशंस को अगर हम चार क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, सी यहाँ पे अगर हम ए और बी दो पॉइंट्स हैं, अभी डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर्स, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस तरीके से चार क्वार्टर्स में 1/2 हिस्सों में डिवाइड किया। सो द सेंट्रल पोर्शन दैट इज Q2 इज नोन एज मीडियन, क्योंकि दैट इज द मिडिल पॉइंट। हमें जो है सेंट्रल वैल्यू, सिंगल सेंट्रल वैल्यू देखना है, सो बिकॉज ऑफ दैट हियर द सेंट्रल वैल्यू दैट इज Q2। तो फर्स्ट क्वार्टर को अगर हम, ये 4 है, और टोटल को अगर A to B अगर हम n मान ले, n मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस मान ले, तो पहला क्वार्टर है A से लेकर Q1 तक, दैट इज नोन एज n/4। A से लेकर Q3 तक 3n/4, और लास्टली 1। तो इस तरीके से देखें तो Q2 जो है दैट गिव्स अस n/2, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस का हाफ पोर्शन। सो दैट इज नोन एज Q2, इसीलिए मीडियन इज यूजुअली डिनोटेड एज Q2। ठीक है, तो जब हम दो पॉइंट्स को क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं ना, कि तो क्वार्टाइल में डिवाइड करने से क्या हो कि 50% इस साइड रहेंगे, 50% दूसरे साइड रहेंगे। सो Q1 इज n/4, Q3 इज 3n/4 एंड Q2 इज n/2। ठीक है, सो देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसमें किस तरीके से, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n/2 इन द सेंस n/2 टर्म, वो वाला जो डिजिट होगा उसको हम कहेंगे मीडियन। अब बहुत सिंपल है, इसमें देखो जैसे हमने एचबी का ही एक एग्जांपल, वही एग्जांपल में सेम यहाँ पे भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो बहुत सिंपल क्या है कि हमें देखना है पहले ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है 5। तो व्हेन इट इज ऑड, जब ऑड होते हैं तो हमें क्या करना है, द फॉर्मूला विल बी n+1/2 आइटम, मतलब वो वाला टर्म। तो n+1/2 करने से जो वैल्यू आता है वो वैल्यू मीडियन नहीं होता, उस जो भी वैल्यू आता है वो पोजिशनल वैल्यू देता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 5, तो 5+1/2 इज 6/2, दैट इज 3। तो थर्ड आइटम जो है वो हमारा मीडियन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम, जो क्वेश्चन है वहाँ पे 11, 9, 12, 10, 13, तो इसमें थर्ड आइटम जो है 12 है, but that is not the median, because here there is a special mentioning that we have to arrange the data either in ascending order or in the descending order। तो हमें किसी ना किसी तरीके से अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमने आगे जैसे मैंने लिखा है 9 से, यही डाटा को मैंने दोनों तरीके से अरेंज किया है, असेंडिंग भी किया है और डिसेंडिंग भी किया है। और किसी भी तरीके से करने के बाद जो थर्ड आइटम है दैट इज द सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों तरीके से भी हम देखेंगे तो सेंट्रल वैल्यू इज 11। तो मीन भी हमारा 11 ही था और मीडियन भी हमारा 11 ही है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बट इट इज व्हेन अप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। यहाँ पे 5 वैल्यूज थे तो हमने थर्ड टर्म को कर दिया। नेक्स्ट, अगर इवन है, मतलब संख्या ऑब्जर्वेशंस हमारे 5 ना होके 6 है, तो यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दिया दैट इज 10। तो अगर इवन है तो बहुत सिंपल है, अगेन वी हैव टू अरेंज इन ए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे n/2 टर्म पहले हमको देखना है, क्योंकि इवन है तो ऑब्वियसली 6/2 इज 3। तो थर्ड आइटम जो भी होगा उसके नेक्स्ट एडजेसेंट, मतलब उसके तुरंत अगला जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों के मीन को वी विल कंसिडर एज मीडियन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थर्ड टर्म आ गया, Q2 = n/2 फॉर्मूला है, जैसे हमने पहले भी देखा था। क्योंकि इवन है तो हमने क्या किया, 6/2 = 3। तो हमें जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था दैट इज 10, और दूसरे में जो जब हम डिसेंडिंग करते हैं तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 11। बट हमें क्या करना है, नेक्स्ट टू दैट, मतलब उसके अगला भी ऑब्जर्वेशन लेना है। तो 11 और 10 का जो है एवरेज जो होगा वो हम मीडियन को कंसिडर करेंगे।
तो एवरेज क्या होगा 10 + 11 / 2 21/2 is 10.5. So median of this observation is 10.5. तो ये तब लागू होता है जब ऑब्जर्वेशंस हमारे इवन होते हैं. सो इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग है. ऑड के लिए n + 1/2 आइटम एंड इवन के लिए ऑड के लिए n + 1/2 आइटम और इवन के लिए n/2 आइटम. तो सर अभी जैसे हमने ये देखा मीन और ये मीडियन, तो इस मीडियन के भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं क्या? बिल्कुल. अभी इसमें और भी एक छोटा सा फैक्टर और है, वो भी मैं आगे बता देता हूँ कि अगर जैसे टेबल, हाँ बिल्कुल, जैसे टेबल है, जैसे मैंने बताया था ना कि ऑब्जर्वेशंस हैं और फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे में हमको बहुत सिंपली दो तरीके के, एक जैसे ये ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी है, तो हमें बहुत सिंपल करना है, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दो. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जोड़ते गए तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया. एंड अगेन Q2 = n/2 आइटम. तो जो n/2 हमारा जो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 516 है. तो 516 / 2 हमने किया तो 258 मिला. तो 258 जिस सेक्शन में है वो मतलब जिस x में है, मतलब कितना हमारा x है उसको हम कहेंगे मीडियन. तो 258 जो है, पहले इससे पहले 214 में तो 214 तक ही है, तो 329 में जो है 258 आइटम जो है वो 329 वाला कॉलम में आ जाएगा. तो 329 वाला कॉलम जो है हमारा Q2 कहलाएगा और उसके जो रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन है वो है 3. तो इसीलिए हमारा मीडियन जो रहेगा वो रहेगा 3. तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका है, हमें बस मीडियन फाइंड करने के लिए Q2 = n/2 ये याद रखना है. तो n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो, या ये जो f है इसको सारों को जोड़ भी देंगे तब भी वो 516 ही आएगा. तो 516 / 2 करेंगे 258. तो 258 टर्म जिस कॉलम में है दैट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन. और इसी को अगर हम आगे देखेंगे व्हेन इट इज मतलब जैसे ये हो गया. अब अगर क्लास वाइज देखेंगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फॉर्मूला लंबा है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है. अगेन द सेम थिंग, Q2 = n/2 हमें पहले फाइंड करना है और n/2 टर्म जो कॉलम हमने देखा है उसके नीचे अगर हम देखेंगे n/2, n कितना है 1000, n/2 500. फिर 500 टर्म जिसमें है वो कॉलम, वो रो जो है वो पूरा कहलाएगा मीडियन क्लास. और उसके मीडियन क्लास के बेसिस पर ये फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन है, जहाँ पे हमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास चाहिए, ऑब्वियसली 35 है. लोअर अपर लिमिट चाहिए, ऑब्वियसली 40 है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 160 है. Q2 is the half of the observations, मतलब वो तो 500 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. प्रिसाइडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इससे पहले वाला वो 425 है. Then put all these values into the formula, then very simply we will get the answer as 37.34. यहाँ पे ये फॉर्मूला है L1 + L2 - L1 divided by F into Q2 - P0. फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, but only thing is we need to find out Q2 = n/2 टर्म किस में है. यहाँ पे 425 तक है तो वो उसमें तो नहीं है, 500 आएगा 585 वाले में, तो ऑब्वियसली वो क्लास हो गया मीडियन क्लास. Then this formula explains everything. Only thing for all the scholars, they need to by heart this formula. अगर वो फॉर्मूला को बाय हार्ट कर लेंगे और उसके फॉर्मूला बाय हार्ट करने इन द सेंस फॉर्मूला के मीनिंग्स को भी समझ लेंगे. L1 L2 हमने लिख दिया और पता नहीं L1 क्या है और L2 क्या है, स्मॉल q2 क्या है, हमें ये अगर अंडरस्टैंड करके अगर हम फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेंगे, श्लोक को याद करने जैसा है, उसको विभक्ति वगैरह जान के बिल्कुल एक अगर हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो वेरी इजी टू कैलकुलेट. बहुत सिंपल सा है अगर ये फॉर्मूला. एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जो फॉर्मूलाज हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉर्मूला डिफर्स. बहुत सारे में L1 नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और होगा, बट अगेन भले वहाँ पे Q लिखा हो लेकिन ये Q और L1 का मीनिंग वही रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. टर्म कुछ भी हो मीनिंग सेम रहेगा. सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला लेंथी होने के बावजूद दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट.
यानी सर अभी हमें यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी। या मैं एक बात सभी को याद दिला दूं कि जो हम लोग थोड़ा बहुत सोचते थे कि मैथ्स अब कभी नहीं आएगी, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो यहीं पे एक और फॉर्मूले के रूप में हमारी मेहनत है। अगर इसको हमने कर लिया तो डेफिनेटली हम और भी सॉल्यूशन कर पाएंगे। सर ये Q1 Q2 को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पर इस मीडियन के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं जो आप बता रहे थे, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली मीडियन का, बिल्कुल मीडियन का बहुत सबसे बड़ा एक मेरिट अगर ऐसे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोजिशनल वैल्यू है। तो हमें क्या है कि एक्सट्रीम कितना भी हो, हमें तो मिडल मिडल वाला टर्म से मतलब है, ठीक है ना। 1 2 75 है तो हमें 75 से इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि मिडिल टर्म 2 है। तो इसीलिए ये पोजिशनल वैल्यू होने की वजह से एक्सट्रीम वैल्यू से कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें देखने से पता चल जाता है क्योंकि अगर 3 टर्म है हमारे पास, 5 टर्म्स है, तो हमें ये पता चलता है कि जब असेंडिंग हमने लगा दिया तो देखने से पता चलता है कि थर्ड टर्म मीडियन है, तो दैट इज वेरी। तो ये उसके कुछ मेरिट्स है। और लेकिन डीमेरिट भी ये है कि ये सिर्फ पोजिशनल वैल्यू लेता है। अब देखो थर्ड टर्म 1 2 75, इसमें थर्ड टर्म ले 75 हो या 98 हो या 1 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग इज 1 2 3 टर्म्स कितने हैं उससे, तो ये पोजिशनल वैल्यू लेता है, उस वैल्यूएशन को, उस पर्टिकुलर थिंग के वैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट। और बिकॉज ऑफ दिस डीमेरिट इट इज मोर, मीडियन को कभी भी हम आगे के कैलकुलेशंस में बहुत ही कम यूज करते हैं फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के। तो ये मेन इसके 2 डीमेरिट्स भी। यानी इस सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए हमें मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, अब एक बाकी आखिरी और बचता है, दैट इज द मोड, मीन मीडियन मोड। तो सर इस मोड को भी हम समझ के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो अब तक तो मुझे लगता है बहुत से लोग सैचुरेट भी हो चुके होंगे, अरे ये क्या मीन मीडियम लगा है, मतलब इतना सारा मैथमेटिक्स से कैलकुलेशंस हो गए। लेकिन मोड अगर देखा जाए या समझा जाए तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बट वेरी लीस्ट यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब देखो बहुत सिंपल से टर्म है मोड का, अगर डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें तो कॉमन और फैशनेबल वैल्यू। तो यहाँ पे जो मोड का मतलब होता है दैट विच इज रिपीटेटिव, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो मोड होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 10 11 12 26 20 40 20 10 12 ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें 10 ही एक ऐसा टर्म है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो 10 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली मोड इसका जो होगा वो होगा 10, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे, मतलब इसके कुछ डीमेरिट्स टाइप के मान लो, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जिसमें मोड ही नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक एग्जांपल, इसमें कोई मोड नहीं है बिकॉज नन ऑफ द वैल्यूज इज रिपीटिंग, कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो मोड है ही नहीं इसमें। और कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 4, तो इसमें क्या है, 1 भी है मोड, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सारे मोड्स है। बिकॉज यहाँ पे देखो हाईएस्ट रिपीटेशन 4 है, तो मोर वी कैन से 4 इज द मोड, बट 2 2 एंड 3 3 इफ वी आर कंसीडरिंग 2 2 3 3, तो 2 भी है 3 भी है, बिकॉज 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। सो देयर कैन बी 1 मोड, देयर कैन बी नो मोड, और देयर कैन बी मोर देन 1 मोड। सो देयर आर एवरी पॉसिबिलिटीज। लेकिन मोड को समझना सबसे आसान है, देखा पता चला कौन सा रिपीट हो रहा है और कौन सा ज्यादा बार हो रहा है, वो हमने मोड करके कंसीडर। दैट्स व्हाई वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज मोड। और दूसरा, अगर हम ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगेन बहुत सिंपल है, हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में है। जब ग्रुप और ये अनग्रुप की बात आती है, ऑब्जर्वेशन की बात आती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में होता है उसको, या जिस ऑब्जर्वेशन में होता है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 25 है, तो उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। और उसका जो रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा दैट इज 2, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे
मोड। सो बहुत ही सिंपल है, जो हायर फ्रीक्वेंसी 25 है और उसका ऑब्जर्वेशन है 2, सो 2 इज द मोड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है, मोड को समझना वन ऑफ द इजीएस्ट। बट व्हेन वी सी द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, देखो मेरिट्स तो यही हो गए कि देखने से ही पता चल रहा है, दूसरा एक्सट्रीम वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों डाटा के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा डीमेरिट इसका यही है कि यहाँ पे एक वैल्यू, देयर कैन बी नो मोड समटाइम्स, देयर कैन बी मोर देन वन मोड समटाइम्स, और इवन सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि वी कैनॉट यूज दिस फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मोड का इस्तेमाल आगे कोई हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, टी टेस्ट करना है या टेस्ट करना है, वहां पे कहीं पे भी मोड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट्स। सो आई होप कि मीन मीडियन मोड, जो हम बहुत सी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि कुछ हद तक मैं उसको वापस रिकलेक्ट करने में, रिवाइज करने में जस्टिफाइड कर चुका हूँ। Okay. यस आपने रिपीट तो बहुत बार किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन, ये जो तीन जिस तरीके से हमारे वाद पित्त कफ चलते हैं, उसी तरीके से आपने इस तीन सूत्र के रूप में कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन के रूप में हमें स्टैटिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और इस डीप ड्राइव को करते करते जो तीन वर्ड्स हमारे पास अधिकतर परेशान करते हैं, दैट इज अ मीन मीडियन मोड, उसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। लेकिन एक चीज बस आती है हमारी कि ये एक बार में शायद हम हर किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि ये एक डीप ड्राइव है, डीप नॉलेज है, और किसी भी नॉलेज को पढ़ते वक्त किसी के लिए बहुत इजी हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो आपको परेशान नहीं होना है, जस्ट इस जो चीजों को हम लोग गो थ्रू हुए हैं, सबसे पहले हमने मेडिकल रिसर्च से शुरुआत करते हुए, फिर स्टैटिक्स को समझते हुए, और आज स्टैटिक्स के अंतर हमने और भी चीजों को समझा, और उसमें हम लोगों ने आज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन के डिफरेंट मोड्स देखे, और उनको देखते हुए जो हमारे तीन चीजें हैं जो मैथमेटिकल रूप में आती हैं, दैट इज द मीन मीडियन मोड या सेंट्रल टेंडेंसी, उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो सर थैंक यू सो मच कि इतने बेहतरीन तरीके से आपने हमें ये सारी चीजें सामने रखी, और हर बार की तरह आप इस सभी का श्रेय अपने गुरुदेव डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी सर को देता है। तो हम लोग पुनः उनके लिए यहाँ पे थैंकफुल हैं कि जिनकी तरफ से ये ज्ञान परंपरा होते हुए, हम सभी से होते हुए, और इस रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय के स्रोत के रूप में वहां से बच्चों को होते हुए, और इस वैद्य मित्रम परिवार के रूप से होते हुए हम सभी को मिल रहा है। तो थैंक्सफुल अगेन टू वैद्य मित्रम परिवार, अर्पण आयुर्वेदा फार्मेसी एंड द वाव ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की, एंड इन सभी के स्रोत या हम कहें कि मूल आधार स्तंभ सर आप हैं। तो मेन थैंकफुल टू यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सरल शब्दों में हमें ये सारी चीजें कही। तो सर क्या हम अपने इस सेशन को आखिरी अंतिम पड़ाव में ले लें? बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. So once again, thanks to Dr. Suhas Kumar Shetty, sir, and thank you everyone for this wonderful session. Thanks to Dr. Prashant, sir, Dr. Prashant Dimat, sir. Thanks to Vaidya Mitram organization, WOW organization, and Arpan Ayurveda Pharmacy. So again, over to Dr. Pratibha for ending session of this Junior Vaidya Mitram. थैंक यू सर। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से, वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से आज के हमारे वक्ता डॉक्टर प्रशांत मठ सर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत व्याख्यान के लिए। सर ने व्याख्यान में ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो कि हमने पहले जैसे कभी पढ़ी थी, जैसे मीन, मोड, मीडियंस एंड पिक्टोग्राम्स एंड ऑल, पर अक्सर जो चीजें आप पढ़ते हैं वही चीजें अगर आपसे कोई पूछ लेना तो आप बोल नहीं पाते। तो सर ने हमें उस एम्बैरेसमेंट से बचा लिया। आने वाले समय में हो सकता है हम इन सारे टॉपिक्स पे जाकर फिर अटक जाते, लेकिन सर ने पूरे एग्जाम्पल्स के साथ विद डेफिनेशंस, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, हर चीज, सर चाहते तो स्किप कर सकते थे लेकिन सर ने ऐसा किया नहीं, तो इसके लिए सर को शुक्रिया बोलना तो बनता है ना। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।
साथ ही डॉक्टर रंजीत नारंग सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरियोसिटी और आप जिस तरह से समराइज करते हैं, आपकी वजह से ये लेक्चर और भी इंफॉर्मेटिव एंड कहते हैं ना वो अप टू द मार्क वाला लेवल को टच कर लेता है। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो देखें, आज का ये सत्र तो यही समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते कल के सत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। कल हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही खास शख्सियत जिन्हें आप जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीरज व्यास सर की, इंदौर से। और सर आपसे बात करेंगे आप सबके चहेते टॉपिक पे। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट था ना पदार्थ विज्ञान? हाँ था, मुझे पता है। तो सर बात करने वाले हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पदार्थ विज्ञान। जी हाँ, सर का विषय रहेगा पदार्थ विज्ञान का क्लिनिकल महत्व। तो इस टॉपिक के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप सभी कल के लिए एक्साइटेड होंगे और मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखिएगा और कल हमसे शाम को 6:30 बजे जुड़िएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। भगवान धन्वंतरी जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।